चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिविटी। इसमें से शायद कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में से निकाला गया है ना, मगर ये वाला मेंटेन्ड है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके। आज प्रोबेबली शायद से यही चलेगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ही चलेगा। ये अगले लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे, अल्फा बीटा गैमा डीके को अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत बड़ा नहीं है। तो देखो रेडियो एक्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे जनरेट हुआ। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी इसकी, है ना, अराउंड इन द ईयर 1896, है ना। A.H. बैक्वेरल करके एक साइंटिस्ट है ना, वो कुछ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेंस का फिनोमिना स्टडी कर रहे थे। फ्लोरेसेंस यानी कोई चीज़ें चमकती है जब, है ना, और फॉस्फोरेंस एक जो भी होगा, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होगा, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो कुछ यूरेनियम सॉल्ट था, वो स्टडी करने के लिए उस पर लाइट उन्होंने इंसिडेंट किया था। अब वो ठीक है, उनको जो स्टडी करना था उन्होंने स्टडी कर लिए, उसका जिक्र अभी नहीं है वो क्या स्टडी कर रहे थे। बट ऐसा हुआ, काम ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो जो यूरेनियम का सॉल्ट यानी पाउडर फॉर्म में जो यूरेनियम था उसे वाइंड अप किया, एक पेपर में लपेटा और उसको रख दिया आपके ड्रॉर में, और साइड में एक फोटोग्राफिक प्लेट्स थी। फोटोग्राफिक प्लेट्स बोलते तो किसको बोलते हैं, एनी आइडिया? वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट आती है एकदम। देखो अभी तो तुम लोग ने शायद से कैमरा के रोल देखे कि नहीं देखे पता नहीं मुझको, देखेंगे कैमरे के रोल। तो कैमरे के रोल का ऐसा रहता कि उसको मतलब लाइट नहीं लगना, है ना, उसको लाइट नहीं लगना चाहिए। उसको अगर लाइट लग गया तो वो ख़राब हो जाता, वो ब्लैक हो जाता। जनरली साइंस में काफ़ी चीज़ों की रेडिएशन को स्टडी करने के लिए आज भी फोटोग्राफिक प्लेट, बेटा इधर ध्यान दें इसने, तो अभी आज भी जो है फोटोग्राफिक प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर कभी भी कोई रेडिएशन अगर पड़ती है तो वो ब्लैक हो जाता है ना। अगर मान लो पहले ज़माने में ऐसा है कि भाई आप मूवीज़ में देखे होंगे, मान लो किसी जासूस ने अगर कोई फ़ोटो वोटो खींच लिया और वो पकड़े गया, तो वो सिर्फ एक ही काम करते थे, उसको रोल लेते थे, उसको ऐसा पूरा खोल देते। एक बार ऐसा खोल दिए वो बेकार हो गया, है ना। तो आपकी ये भी जो लाइट रेडिएशंस पड़ती है उससे पूरा काला काला हो जाता था। होता था ऐसा कई बार कि आप जब फ़ोटोज़ डेवलप करने जाते थे, आपने देखा होगा एकदम डार्क रूम रहता, हल्की सी एक लाल कलर की लाइट चलते रहती, उसके अंदर वो फोटोग्राफ्स को डेवलप करते, है ना। अभी तो नहीं, पुरानी मूवीज़ में नज़र आएगा, अब तो क्या साला अपन प्रिंटर से ही डेवलप कर डालते, है ना। तो अब ऐसा है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट्स इस्तेमाल किए जाते थे रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। तो एक अच्छी मतलब न्यू फ्रेश फोटोग्राफिक प्लेट जिसको मस्त पैक करके कवर में रखा हुआ, और एक साइड में दराज के आपके ड्रॉर के वो यूरेनियम का सॉल्ट रखा हुआ था। और उन दोनों को आपने क्या करे थे, बैक्वेरल साहब ने सिल्वर के कुछ एक वॉल से, मतलब सिल्वर की एक प्लेट थी, उससे थोड़ा सा उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऐसा कुछ वो नहीं था कि यहाँ पर कुछ इरेडिएशन हो जाएगा करके, बस एक सिल्वर की एक वॉल के साथ उन्होंने इसको क्या कर दिया, रख दिया बीच में। तो अब ऐसा हुआ कि कुछ घंटों के मतलब जब उनका काम, वो कहीं बाहर गए, सुबह में बाहर गए होंगे काम से, वो खोल दे कुछ काम से गए होंगे बाहर वो, फिर बाद में कुछ घंटों के बाद वो वापस आए। तो कई घंटों की स्टडी के बाद, इधर आ जाओ, चेयर देना, ये वाली दे, थोड़ा इधर से रखना, थोड़ा सा आप इधर से आ लिया, जस्ट अ बिट। अब कुछ घंटों के एक्सपोजर के बाद, अब उन्होंने देखा कि जब वो फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया उन्होंने, तो देखा यार ये तो पूरी ब्लैक हो गई। अब इतना तो सबको मालूम है था उस टाइम कि फोटोग्राफिक ब्लैक होती कैसे, कुछ तो कुछ उस पर रेडिएशन वहाँ पर उस पर आया। तो फिर उस पर उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करे कि भैया ये यूरेनियम में से क्या रेडिएशन बाहर निकला। तो एक एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने एक चैम्बर लिया था, यहाँ फिर से एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई थी, और यहाँ एक लीड का ब्लॉक था। लीड क्यों होता मालूम है क्या?
लीड का इस्तेमाल क्यों करते हैं हमेशा हम लोग, या ब्लॉक ऐसे चैम्बर्स का, लीड चैम्बर्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो हाईली टफेस्ट मटेरियल है यहाँ पर लीड, है ना, वर्ल्ड का जिसे कहा जाएगा यूनिवर्स का सबसे टफेस्ट मटेरियल माना जाता है। अरे साल हम तो यूँ तोड़ते बोले पेंसिल तो वो नहीं, तो लीड का उन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा और फिर उसके अंदर क्या किया उन्होंने, आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल से यूरेनियम वो यहाँ रखा। पहले उसको कवर करके रखे होंगे उन्होंने इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व। देखो पहली बात तो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने कवर हटाया और थोड़ी देर के बाद देखे उन्होंने, तो उनको यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट नज़र आया, उनको यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट नज़र आया। अब ये ब्लैक स्पॉट इशारा कर रहा था कि भैया यहाँ पर कुछ तो भी यहाँ से निकला जो फोटोग्राफिक प्लेट को पेनिट्रेट करके चला गया और यहाँ पर इसको ब्लैक कर डाला उसने। फिर उसके बाद उन्होंने इसका नेचर जानने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट किया उन्होंने, इसका नेचर जानने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कि ये जानने के लिए कि यहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, यहाँ जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, तो उसका नेचर क्या होगा ये देखने के लिए, है ना। तो उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। कमाल की बात ये रही कि अब उनको एक नहीं, दो नहीं, 3 स्पॉट्स नज़र आए। अब उनको 3 स्पॉट्स नज़र आए, है ना। एक स्पॉट तो सीधा सीधा चला गया, दूसरा स्पॉट हल्का सा बेंड हुआ और तीसरा स्पॉट मतलब थोड़ा दूर नज़र आया। अब देखो एक स्पॉट ये सेंटर के करीब था, दूसरा एग्जैक्ट सेंटर में था और तीसरा थोड़ा सा दूर गया। इससे क्या पता चला, सॉरी ये गलत हो गया, अच्छा ठीक है एक काम करता हूँ मैं, ये इसको बदल देता हूँ। हाँ अब ठीक रहेगा। तो अब इससे क्या साबित हुआ कि ये जो भी चीज़ थी जो निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी। ये जो भी चीज़ थी जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई थी वो निगेटिवली चार्ज थी, और ये वाली जो चीज़ थी, है ना, वो एकदम न्यूट्रल थी। इसके ऊपर मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं पड़ा। और ख़ास बात ये भी समझ में आया कि ये जो चीज़ है इसके मुकाबले थोड़ा सा मास में ज़्यादा है। ये जो चीज़ है, ये वाली जो भी चीज़ है, इसके मुकाबले मास में ज़्यादा है। आई बात समझ में? इसी वजह से डिफ्लेक्शन कम हुआ और इसका बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये रेस को कलेक्टिवली नाम दिया गया आपका रेडियो एक्टिव वेव, मगर पहले तो उनको नाम दिया गया था बैक्वेरल रेस, साइंटिस्ट के नाम पे, बाद में वो रेडियो एक्टिव रेस नाम दिया। अब ऐसा है कि फिर उन्होंने नाम दे दिया उसको कि ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा, है ना, अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गैमा रेस। तो इस तरह से उसका नामकरण हो गया, अल्फ़ा रे, बीटा रे, गैमा रे। उसी के बारे में आगे जाके अल्फ़ा डी के, बीटा डी के, गैमा डी के अपन जो पढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो डिफ्रेंशिएट अपन बाद में करेंगे। अभी हमको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ से कुछ न्यूक्लियस, मतलब या जो भी कहा जाएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले, है ना। पार्टिकल बाहर निकले और जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, जिस असल में ये जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ये न्यूक्लियस में से बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से, एटम के बाहर से निकलेगा, है ना, ये न्यूक्लियस में से बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर कोई मटेरियल देखा जाए उसमें होता क्या है, तो उसमें होता है आपका इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है प्रोटॉन, उसमें होता है न्यूट्रॉन। क्योंकि जब आगे जाके रिसर्च किया गया तो पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल असल में हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब यूरेनियम का सॉल्ट यानी यूरेनियम का मटेरियल, उसमें से हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकला, यानी 2 प्रोटॉन, है ना, और 2 न्यूट्रॉन। ये अपने मतलब यूरेनियम को तोड़ के छोड़कर उसका साथ आगे निकल गए। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना, उसको छोड़ के साथ में निकल गए और ये क्या बन के निकल जाते फिर हीलियम का न्यूक्लियाई। तो भैया आप बताओ ये प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियाई में। तो प्रोटॉन कहाँ रहता, न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में रहता। तो ये हुआ ना कि ये जो भी मटेरियल पार्टिकल्स जो बाहर निकले वो कहाँ से निकले, न्यूक्लियस से, है ना। इवन जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का शुमार होता है, तो आप ये सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शायद वो जो ऑर्बिट में थे बाहर वो होंगे, नहीं, पता ये चलेगा आपको थोड़ी देर में या कल, ये जो बीटा पार्टिकल्स है, सॉरी नहीं उल्टा कर डाला मैं, बीटा और ये गैमा, हाँ, ये जो बीटा पार्टिकल्स है, ये जो बीटा पार्टिकल्स है ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसे रहते। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, तो पता चलता ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में से ही बाहर निकला हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से निकला हुआ है,
न्यूक्लियस में से ही बाहर। ये सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके ये टाइप्स ऑफ डीके में, है ना। मगर अब इसी बेसिस पे हमको थोड़ा सा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ना है। ओके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या कॉन्सेप्ट है हमें बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भैया अब इतना इतना एटम बचा है, मान लो इतना इतना न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो भैया इतना बच्चे कुछ न्यूक्लियर को डिसइंटीग्रेट होने को कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, है ना। बॉम्ब के जो जलने की वजह से जो कहा जाएगा काफ़ी लोग मरे तो मरिच, जल के खाक हो गए, मगर वो कई सालों तक के वो जगह रहने लायक नहीं बची थी। क्यों? कि भैया उनको मालूम था कि वहाँ पर रेडियो एक्टिवेटेड है वहाँ पे, है ना। वहाँ पर जो भी यूरेनियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अभी एटम्स होंगे, वो लगातार बीटा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, गैमा पार्टिकल्स उसको एमिट कर रहे होंगे। और गैमा पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, है ना। वो तो भैया बॉडी तो छोड़ो अपनी, है ना, लोहे की 30 सेंटीमीटर की दीवार को भी चीर के जा सकते हैं। चीर के अंदर से मतलब आर पार निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। जैसे कि एक्सरेज होती है, बॉडी में से पेनिट्रेट करके चले जाती, ऐसा नहीं कि तकलीफ होती, सुई जैसे चुभन रहती, निकल जाती, पता भी नहीं चलता अपने को। आप खड़े रहो एक्सरे के सामने, आपकी चलेगी, हाँ फोटो आ गई आपकी बॉडी की, है ना। आएंगे सिर्फ हड्डियों वाले स्ट्रक्चर नज़र आता, क्योंकि वहाँ से पास नहीं हो पाए, और बाकी तो फ्लैश में से तो वो आर पार चले गई थी। तो वैसे ही गैमा पार्टिकल्स भी आर पार चले जाते हैं, एंड दीज आर वेरी डेंजरस, है ना। आपके साथ मैंने कई बार बताया कि इसके आगे जाके कैंसर्स होते हैं। चेरनोबिल का इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था मैंने शायद, है ना। 2 डाइवर्स के स्विमर्स के बारे में बताया था कि सब लोग ने बोले कि भाई अब तो बेचारे ये जा रहे, अब ख़त अपने आप की जान को धोखे में डाल के, है ना। क्या हुआ था, चेरनोबिल का एक एक्सीडेंट हुआ था, एक पावर प्लांट का ब्लास्ट हो गया था, है ना। न्यूक्लियर रेडिएशन भी लीक हो गए थे, अब 3 और बचे हुए थे, है ना। अब जाके उसको सील करना था, तो बोले कौन उसको वॉलंटियर करेगा। 2 लोगों ने, उस वक्त यंग थे वो दोनों भी, उन्होंने वॉलंटियर किए कि हम बोले जाके उसको क्या करते हैं, सील कर देते। तो उन्होंने सिंपल सा जो डाइविंग सूट होता बस वही पहना, जो डाइविंग सूट। अब भाई 30 सेंटीमीटर की लोहे की दीवार, और डाइविंग सूट में क्या है, मतलब डाइविंग सूट तो इतना सा रहता, पतला रहता है बस, तो डाइविंग सूट पहने उन्होंने गए वहाँ जाके सील किए, है ना। अब वो सबको मालूम था, वो लोग को भी मालूम था कि हम जा रहे हैं, ऐसा खुदकुशी वाला मिशन है ये, क्योंकि भाई अब जब हम वापस आएंगे 1-1.5 महीने के बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर से या किसी न किसी ऐसी बीमारी से हम मर जाएंगे। वो गए, है ना, और जाके उन्होंने उसको बंद किया। फिर अल्लाह का करम, उनके मतलब उन्होंने अपनी जान को, मतलब इतने लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं किए, है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको भी क्या करे भाई, उनकी जान को भी बख्श दिया, ऐसा समझ लो। वो बंदा ऐसा है कि 25 साल तक के ज़िंदा रहा, पहले बंदे की बाद मौत हुई, वो भी हार्ट अटैक से हुई, है ना। बूढ़ा हुआ है बात, मतलब वो एक करिश्मा ही बोलेंगे उस चीज़ को, क्या हुआ कुछ मतलब अभी तक के वो बात समझ में नहीं आई किसी को, कि भाई साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं कि भैया आप ऐसे एरिया में ज़िंदा नहीं रह सकते, है ना। आपको घातक बीमारियां हो जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब वो सोचो, वो 1 महीने तक इंतज़ार करते रहे, अब तो अपनी मौत आने वाली है, अब तो अपनी मौत आने वाली है, पता चले तो बच गई यार ये तो है ना। उनको मस्त था पूरा, उनकी ज़िंदगी, उनको भी ऐश बोले तो वही हीरोगिरी, मतलब उनकी लाइफ भी ऐश, क्योंकि सरकार ने उनको कई इनामात से नवाजे, मतलब पैसे वैसे सब, पूरा फैमिली को वो सब करिए, सपोर्ट करे, क्योंकि वो काफ़ी ह्यूमैनिटी को उन्होंने बचा लिया ना, काफ़ी बड़ी लेवल पे। नहीं तो अगर वो 30 से 3 चैम्बर्स अगर वो और दूसरे थे, अगर वो ब्लास्ट हो जाते तो पूरा यूरोप गया था, जलता नहीं था वो पूरा यूरोप मगर रेडिएशन इतना डेंजरस फैलता था, वो रहने लायक नहीं बचते थे, है ना, क्योंकि वहाँ से हार्मफुल पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये उसी चीज़ को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, वही साइंटिस्ट जिन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते होंगे कि भैया अच्छा अब ये रहने लायक है, अब है, अब तो हिरोशिमा नागासाकी रहने लायक है, अब तो रह रहे लोग वहाँ पर, है ना। अब तो वहाँ पर उनको कैसे पता चला होगा कि कितना टाइम लगेगा इसको नॉर्मलाइज होने के लिए, तो वो सब चीज़ें हमको देखना है। तो देखो भैया, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। नहीं रहता, उसको टाइम हो गया, वो एटॉमिक बॉम्ब था, ये न्यूक्लियर का था, हाँ फ़र्क था दोनों के लेवल में, ठीक। तो देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, बेटा सब लोग इधर ध्यान दीजिए, हम इस टॉपिक पे जाएंगे, लॉ ऑफ रेडियो
एक्टिव डीके। चलो इसका स्टेटमेंट लिखो, ये बोर्ड एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। The rate of radioactive disintegration at any instant is directly proportional to rate of radioactive disintegration at any instant is directly proportional to number of radioactive atoms present at that instant। ठीक है, the rate of radioactive disintegration at any instant is directly proportional to the number of radioactive elements present at that instant। अब इसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बेटा। रिमेंबर वन थिंग, ये एनालिसिस है, प्रूफ नहीं है, एनालिसिस। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी कि dN/dt इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने वाले ज़्यादा रहेंगे तो तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होगा, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने वाले अगर कम रहेंगे तो वो आराम से डिसइंटीग्रेट होगा। तो इसी वजह से जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो उसमें शुरुआत में तबाही ज़्यादा होगी, है ना। अगर शुरू में आप जाएंगे, मतलब अभी जस्ट रिसेंट में ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर आप दूसरे तीसरे दिन जाने की कोशिश करेंगे, अब मैं जाके इंस्पेक्शन करके आता हूँ हाल कैसा है वहाँ का, तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो रहेगा कि बहुत सारे एटम्स जो होंगे, जो न्यूक्लिया होंगे आपकी यूरेनियम के, प्लूटोनियम, जिस भी से बॉम्ब बनाया गया होगा वो न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होंगे। एक मिनट, व्हाट इज़ द टाइम, 12 है ना, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे बेटा, एक्टिव स्टेट में होंगे, तो वो बहुत ही घातक सिचुएशन में होंगे, है ना। तो वो सिचुएशन सही नहीं रहेगी वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए। हाँ, कुछ वक्त के बाद जैसे जैसे वो रेडियो एक्टिविटी के जो एटम्स, जो न्यूक्लिया है वो कम हो चुके हैं क्वांटिटी में। मान लो 100 है, पहले 100 एग्जांपल लेते हैं अपन, 100 एटम्स थे, 100 में से 50 एटम डिसइंटीग्रेट हो गए, यूरेनियम के 100 में से 50 एटम्स क्या हो गए, न्यूक्लिया बोलना चाहिए, वो डिसइंटीग्रेट हो गए। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब क्या, वो जो भी मतलब क्या होता है, यूरेनियम स्प्लिट होता है प्लूटोनियम क्रिप्टॉन एंड बेरियम में, और उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल्स, ये सब बाहर निकलते हैं। अब कितने बचे, 100 में से 50 तो डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे कितने, 50। तो ये 100 से जब 50 आए होंगे बहुत तेज़ी से हुआ होगा, मगर अब जब 50 बचे हैं ना तो थोड़ा आराम से डिसइंटीग्रेट होंगे। अब जो है वो थोड़ा आराम से डिसइंटीग्रेट होंगे। अब भाई मान लो 50 में से अब कितने बचे, 25, तो अब डिसइंटीग्रेट होने की स्पीड क्या हो गई होंगी, और भी ज़्यादा स्लो हो गई होंगी, ठीक है। तो बस वही बताया गया कि रेट ऑफ रेडियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, यहाँ पे -dN/dt इज इक्वल्स टू λn, जहाँ पे इसे कहा जाता है डीके कांस्टेंट। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अरे भैया कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, यूरेनियम है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो तो बहुत सारे हैं, ज़्यादातर जितने भी एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर आते हैं, 80 के 82 के ऊपर आते हैं, वो सबको रेडियो एक्टिव माना जाता है ना। हाईली अनस्टेबल होते हैं, ज़रा सा छेड़ोगे तो बफर जाएंगे वो, है ना, ऐसा समझ लो। तो भैया ऐसा है कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब के सब रेडियो एक्टिव है।
तो भाई डिपेंडिंग भाई आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो वो उसका डीके कांस्टेंट। हाँ, आपके नेगेटिव साइन देखा होगा, तो भैया ये क्या बताना चाह रहा है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि भैया ये क्वांटिटी जो होगी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, जैसे जैसे n की वैल्यू कम होती है तो ये जो चेंज रहेगा dn/dt है ना, dn/dt क्या होता है? चेंज है ना, वो चेंज जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। जब फाइनल माइनस आप इनिशियल करोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कम में आएगी। जैसे मान लो पहले 100 था, अब 50 हो गए, या चलो अभी 80 हो गए, चलो हाँ ठीक है, 100 में से 80 हो गए। तो मुझे बताओ dn कितना हुआ? dn कितना हुआ? -20। dn कितना हो गया? -20। चलो 80 से अब वो 70 पे आ गया, अब बताओ dn कितना हो गया? -10। तो ये जो चेंजेस आ रहे कैसे आ रहे? निगेटिव में आ रहे। चेंज मतलब डेल्टा जब बोलते हैं, कोई भी चेंज बोलते हैं तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, अनलेस वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है अगर तो वो उस मामला अलग होता है। तो इसीलिए वो नेगेटिव साइन बताना चाहता है कि यहाँ जो चेंजेस होंगे वो नेगेटिव चेंजेस होंगे। दैट मीन्स उसकी क्वांटिटी जो चेंज जो बोल रहे हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा, यानी उसकी क्वांटिटी लगातार क्या होगी? कम होते चले जाएगी। अच्छा ठीक है, मान लिया अब ऐसा है कि मैं इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को चलो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो वो हो जाएगा देयरफॉर -dn/n -dn/n इज इक्वल्स टू -λ इंटू dt। बोले यहाँ पर क्या किया आपने? देखो भाई दो काम एक साथ किया मैंने इस n को इधर लेकर आ गया, ये n को इधर लेकर आ गया और dt को उधर लेकर चले गया, और साथ ही साथ उसको मैंने क्या कर लिया? इंटीग्रेट कर डाला। अच्छा एक बात बताओ, हाँ माइनस नहीं आएगा। तो अब ऐसा है कि अगर जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलो अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेचुरल लॉग ऑफ n। ये क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस लैम्बडा टी प्लस सी। नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस लैम्बडा टी प्लस सी। ओके, अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मान लिए ये नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी प्लस सी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आई है, चलो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 मैं ये कह सकता हूँ कि n की जो वैल्यू है n 0 के बराबर होगी। इधर ध्यान दो बेटा, क्योंकि देखो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल इनडेफिनिट था तो इसीलिए वहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो एट t इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू n0। n0 क्या है ना? ये n0 है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब जैसे कि मैं बोलूँगा भाई अभी डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत नहीं हुई, डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा भाई बता लगाओ कि यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने रहेंगे? तो जितने टोटल है, जैसे 100 है तो 100 के 100 रहेंगे, तो वही है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0 क्या होगा? n इक्वल्स टू n0, यानी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर मैंने t की वैल्यू 0 डाला तो ये क्या आ जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ, है ना, t की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ n0। मैंने n की जगह क्या करा? n0 लिखा, या t की वैल्यू मैंने 0 डाला तो n की जगह क्या लिखूंगा मैं? n0। क्या बोला हुआ है? एट t इक्वल्स टू 0 n की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? n0 के। तो भैया t की वैल्यू 0 डाल दिया अपन ने, t की वैल्यू 0 डाल दिया, तो यहाँ n किसके बराबर हो गया? n0 के बराबर। तो नेचुरल लॉग ऑफ n0 इस माइनस, ये तो चलो सारी 0 हो गया, तो प्लस c। मतलब ये पता चला कि c की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू जो है वो क्या है आपका? हाँ ये है आपका नेचुरल लॉग ऑफ n0। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n0। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे करता था मैं, है ना? जब मैं इसे इंटीग्रेट करता था, इसको डालता था 0, इसको डालता था n0, इसको t और इसको n। तो ये भी खेल खेल सकता था मैं, है ना भाई? टाइम t हो गया तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया बचे? n। शुरुआत में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया थे? n0। तो इसे आप डेफिनेट इंटीग्रल में भी कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। चाहे आप इंडेफिनेट इंटीग्रल से करो, चाहे आप डेफिनेट इंटीग्रल से करो, आप सेम जगह पे पहुंचोगे। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, अब हम बढ़ना, इधर का हो गया स्टेटमेंट, सभी का हो गया? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे
फिर मैं क्या करूँगा, उसको उधर लेके चले जाऊँगा। तो देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा t। नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा t। तो देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा t। बोले ये कहाँ से टपका, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बाई b, है ना, लॉग का रूल है। और फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ n अपॉन n0 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी। देयरफॉर n इक्वल्स टू n0 इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई टू बी डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर टाइम टी। ये बताता है कि टाइम टी हो चुका है, अब कितने न्यूक्लियाई बचे हैं, है ना। आप बोलेंगे जब आपने फॉर एग्जांपल वो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, अच्छा यहाँ जो बॉम्ब था, ये एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था हिरोशिमा पे, है ना, वो कौन सा मटेरियल था, बोले प्लूटोनियम। इमेजिन करो प्लूटोनियम, आई थिंक प्लूटोनियम ही था वो, तो प्लूटोनियम का है। अच्छा प्लूटोनियम का डीके कांस्टेंट क्या होता है, बोले लैम्बडा होता है। अच्छा ठीक है, कितने किलो का था, अंदाज़न वो लगाएंगे। मान लो वो बोलेंगे 1 किलो का बॉम्ब था वो, है ना, 1 किलो बहुत हो जाता, बहुत डेंजर हो जाता हूँ। तो बोले 1 किलो का बॉम्ब था, बोले अच्छा 1 किलो का, फिर वो उस पर लगाएंगे अंदाज़न, वो पूरा एटॉमिक नंबर निकालेंगे, भैया पता लगाओ कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हो सकते हैं, कितने एटम्स होंगे, कितने न्यूक्लियाई, जितने एटम्स उतने न्यूक्लियाई। तो वो अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें इतने इतने न्यूक्लियाई होंगे शुरुआत में, है ना। अब देखेंगे वो कितना टाइम बीत चुका है, अब वो बोलेंगे 1 साल बीत चुका है अराउंड, यहाँ ब्लास्ट होकर 1 साल हो चुका है। अगर 1 साल हो चुका है तो अब कितने बचे होंगे न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने के, तो ये आपको एक अंदाज़ा दे देगा कि हाँ भाई इतने इतने आपके न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होने बाकी है। तो उससे वो पता लगा देते हैं, अच्छा ठीक है अपने पास डेटा है कितना इतना होगा, तो अब इतना टाइम है, अभी जाना सेफ़ नहीं है वहाँ पर। इस हिसाब से वो पता लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। आई बार समझ में। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, याद रखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट करिए, मैं 1 मिनट में आया बस, जब तक आप नोट करिए। चलिए अब हम लोग को आगे बढ़ना है, हमको स्टडी करना है डीके कांस्टेंट को। ध्यान दो बेटा इधर, डीके कांस्टेंट, रेडी। तो डीके कांस्टेंट, अब ऐसा है कि जैसे कि हम जानते हैं सिंस dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू dn अपॉन dt का फॉर्मूला क्या था, माइनस लैम्बडा n, ये फॉर्मूला आया था, है ना। dn इधर ध्यान दो रे, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू लैम्बडा n। इसी इक्वेशन को अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो ये इक्वेशन ऐसा लिखा जा सकता है, dn अपॉन dt is equals to lambda n. Therefore, lambda is equals to dn upon dt upon n. dn upon dt है ना upon n। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पे इस पे से हम लोग डीके कांस्टेंट का डेफिनेशन बना सकते हैं। बोले कैसे, कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये रेशियो है, डीके कांस्टेंट क्या है, रेशियो, है ना। अब ये क्या है, किस चीज़ का रेशियो है, इट इज़ द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। न्यूमरेटर में क्या है, dn बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलो, है ना। मतलब क्या है कि ये जो भी न्यूक्लियाई है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उनका कितनी तेज़ी से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, है ना। कि भैया आप उस वक्त कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है डिसइंटीग्रेट होने के बाकी है। dn बाई dt क्या है ना, ये है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है अगर इतने इतने न्यूक्लियाई बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एकदम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इमेजिन करो कि मैं क्या देखता हूँ कि पहले प्लूटोनियम का मैंने मटेरियल लिया, है ना, मैंने क्या लिया, प्लूटोनियम, और मैं देखता हूँ कि फ़िलहाल उसके 100 एटम्स डिसइंटीग्रेट होना बाकी है, 100 एटम्स अभी डिसइंटीग्रेट होना बाकी है। और मैं ये देखता हूँ कि हर एक सेकंड में 10 एटम को डिसइंटीग्रेट कर रहा है,
हर 1 सेकंड में 10 न्यूक्लिया फूट कर कुछ नए उसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। किसके बात कर रहा था मैं बेटा? मैं प्लूटोनियम, है ना। तो ठीक है, तो मैं बोलूँगा अच्छा dN/dt कितना बेटा इसका? 10। तो भाई लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे थोरियम की बात करते हैं अपन। अगेन मैं बोलूँगा ये सिर्फ एक मेरे मन से लिए हुए नंबर्स हैं, ऐसा कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं थोरियम को कंपेयर करता हूँ, है ना। मैं देखता हूँ, अगर मैं मान लो एक ऐसा देखता हूँ कि थोरियम का मामला ऐसा है कि उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऐसा है 20 का, है ना। मतलब हर 1 सेकंड में वहाँ पर 20 एटम्स जो है ना, या न्यूक्लिया जो है आपके डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, और वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल उसमें सब में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, उस वक्त कितने न्यूक्लिया अभी डिसइंटीग्रेट होने के बाकी थे? 100। इसमें भी कितने बाकी थे? 100। इसमें भी कितने बाकी थे? 100। और ये कितनी स्पीड से हो रहा था? 1 सेकंड में 10। ये कितने डिसइंटीग्रेट कर रहा था? 1 सेकंड में 20। अब अच्छा इसका देखूंगा तो क्या आएगा? 0.2, है ना। तो मैं बोलूँगा भैया देखो ये, है ना, ये जो है, ये वाला जो है पार्ट, जैसे प्लूटोनियम जो कहा जाएगा, इसका डीके कांस्टेंट कम है और इसका डीके कांस्टेंट क्या है? ज़्यादा है ना। अब ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, जैसा अगर मान लो कि भैया, है ना, कि आप एक ऐसा साइंटिस्ट, आप ऐसा एक मान लो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट के आप एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आप एक ऐसा बॉम्ब बनाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा डिले ना हो, वो जल्दी से फट जाए, इससे पहले कि दुश्मन भागने के सोचे, उससे पहले वो फट जाए, ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि तो आप क्या चाहेंगे? बेहतर से बेहतर डीके कांस्टेंट वाला मटेरियल लेना। तो सवाल उठा कि भाई मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, मैं प्लूटोनियम भी ले सकता, थोरियम भी ले सकता, मैं कौन सा वाला लूँ? थोरियम लूँगा मैं, है ना। क्योंकि देखो ना, ये क्या कर रहा है? 100 बाकी है, मगर 1 सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेट कर रहा है? 20। इसमें भी 100 बाकी थे, मगर ये 1 सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेट कर रहा? 10। मतलब इसकी डिसइंटीग्रेट होने की रफ्तार कैसी है? कम है, और इसकी डिसइंटीग्रेट होने की रफ्तार ज़्यादा है। तो इसका डीके कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका डीके कांस्टेंट कम है। तो ये मुझे क्वालिटी ऑफ मटेरियल बता देगा कि भैया ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी बुरी है ना, ये इतना तेज़ी से करता। और फिर बाद में जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, है ना, अब जैसे जाहिर बात है, अगर वही चीज़ मान लो मुझे पावर प्लांट बनाने के लिए चाहिए, मुझे कोई बॉम्ब नहीं बनाना है, मुझे क्या बनाना है? एज अ साइंटिस्ट मुझे क्या बनाना है? पावर प्लांट बनाना है ना। पावर प्लांट में आपको इतना तेज़ी से नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए भाई इतना फास्ट हो जाए, आप तो उल्टा जितना स्लो हो सके उतना अच्छा है। आगे जाके आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो आप तो उल्टा चाहेंगे कि ये प्रोसेस स्लो चले, आप नहीं चाहेंगे ज़रा सा भी कि ये प्रोसेस फास्ट हो। तो भाई अब ये प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे कैसे, है ना। तो भैया अब हम चाहेंगे हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें पावर प्लांट में जिसका डीके कांस्टेंट कम से कम हो, ताकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चले, है ना। ये आराम से, जैसे इसमें 100 बाकी है तो 10 डिसइंटीग्रेट, तो आराम से, क्योंकि पावर प्लांट में वही किया जाता है। आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब में और पावर प्लांट में क्या फ़र्क आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में वहाँ सबसे बड़ा फ़र्क रहता कि न्यूक्लियर बॉम्ब में या एटॉमिक बॉम्ब में लगातार 1 का 3 होते रहता, मतलब लगातार स्प्लिटिंग जो है 3 गुना बढ़ते जाती, 1 का 3, 3 का 9, 9 का 27, ऐसा बढ़ते जाता हो, तो इसीलिए तबाही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती। अब पावर प्लांट में क्या करते हैं अपन, जैसे ही 1 का 3 हुआ, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते, 2 को एब्जॉर्ब कर लेते, कैडमियम रॉड्स की मदद से क्या करते हैं, 2 को एब्जॉर्ब हो जाए। अब बचे कितने? 1, वो जाके एक कोई दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, वो भी 1 का 3 करेगा, कैडमियम रॉड्स फिर से क्या करेंगे, 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये जितने भी जो चेरनोबिल का हादसा हुआ था, वहाँ ये हुआ था कि वो कंट्रोल रिएक्शन चल रहा था, है ना। उन्होंने बस एक ट्रायल ले रहे थे वो, कि देखेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो वो भाई कैडमियम रॉड्स को पानी में से निकाले, है ना। जब उनको लगा ये मामला बिगड़ने वाला है, जैसी मतलब यूरेनियम रॉड्स था शायद से वो, क्या तो जो भी होंगे मटेरियल के, रेडियो एक्टिव रॉड्स को पानी में से बाहर निकाले, जो एक रेटम मटेरियल, और जैसी वो उनको लगा कि भाई ये काबू के बाहर जा रहा, वैसे उनको डाले पानी के अंदर, है ना। मगर वो मामला गड़बड़ हो गया और भी ज़्यादा, क्योंकि उस वो जो एक कनेक्टर जो लगे हुए थे, जिस चीज़ से वो होल्ड करके रखा था, वो जो मटेरियल का बना हुआ था, वो उसको और बूस्ट करता हो। तो ये बहुत सारी सिचुएशन की वजह से वो हादसा हो गया था, इसीलिए बोलते छेड़ना नहीं, जब चल रहा काम अच्छे से छेड़ना नहीं। तो खैर आपको ये समझ में आया डीके कांस्टेंट के बारे में। तो देखो ये इसका हम लोग ने डीके कांस्टेंट का यहाँ से डेफिनेशन बनाया। Hence, decay constant can be defined as the ratio of
hence decay constant can be defined as the ratio of rate of radioactive disintegration to the number of atoms present to be disintegrated at that instant. Number of atoms present to be disintegrated at that instant. ठीक है. अब चलो देखो, जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा t. अब मेरे पास ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, t की वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा डाल देता हूँ मैं. 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, बाद में देखते बैठिएगा. n0 है ये n0, तो t की वैल्यू मैं 1 अपॉन लैम्बडा डाल देता हूँ. तो देखो क्या होगा फिर, n इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस 1 नहीं हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि t की वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा डाले तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हुआ, -1 ये नीचे जाएगा. देखो n इक्वल्स टू n0 अपॉन e, है ना. अब e जो है एक्सपोनेंशियल, इसकी जो वैल्यू आती है इट इज़ 2.718 दैट इज n इज इक्वल्स टू 2.718 का रेसिप्रोकल जो होगा 0.37 टाइम्स ऑफ n0. तो मैं ये कह सकता हूँ, अब यहाँ से मुझे d के कांस्टेंट का एक और डेफिनेशन पता चलता है, 0.37 टाइम्स ऑफ n0. n0 क्या है ना, ये है ओरिजिनल इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर टू बी डिसइंटीग्रेटेड, है ना. तो अगर वो बोल रहा है कि आपका लैम्बडा क्या है, देयरफॉर लैम्बडा इज द, या डीके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कह सकता हूं, इन विच द सब्सटेंस डिकेज टू 37% of its original quantity. 37% of its original quantity. 37% of its original quantity. मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब, तो मैं ये कह सकता हूँ डीके कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. मतलब कितना टाइम लग गया, है ना, कितना डिसइंटीग्रेट होने के लिए, इतना डिसइंटीग्रेट हो गया कि अब जो क्वांटिटी बची है वो पूरी इनिशियल की कितनी बची है, 37%, है ना. अगर मैं यहाँ 1/2 लिखता या 0.5 लिखता तो इसका मतलब क्या होता, कितनी बची है, 50%. अगर मैं 0.25 टाइम्स ऑफ n0 लिखता तो इसका मतलब कितना, 25%, यानी 1/4 अमाउंट बचा है. ये फ्रैक्शन में बता रहा, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो. तो मैं ये कह रहा, देखो ये वैल्यू आपको कब मिली, जब लैम्बडा की वैल्यू आपने क्या डाले, या टी की वैल्यू क्या डाले, 1 अपॉन लैम्बडा. यानी कि आप ये लिख सकते हैं, इंप्लाइज कि टी इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन टी, है ना. तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो जब लैम्बडा की वैल्यू 1 अपॉन टी के बराबर होगी, या टी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा के बराबर होगी, ये दोनों में से कुछ भी, तो उस वक्त n की वैल्यू 0.37 टाइम्स ऑफ n0 हो जाएगी. तो मैं ये कह सकता हूं कि डीके कांस्टेंट क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या टाइम जो टाइम लग गया, है ना, कहाँ तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए, 37% तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए, तक बोला है, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए 100% से 25%. मतलब अब मैं बोलूंगा अभी मान लो डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है ना, शुरुआत में कितने होंगे, 100%. अच्छा 25% डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे कितने, तो मैं बोलूंगा मैं किस हद तक के पहुंच चुका हूं डिसइंटीग्रेट करने में, 75 तक पहुंच चुका, यानी 75 अभी बाकी है. अच्छा ठीक है, अभी मान लो पूरा 60% तक, पूरा कुल मिला के 60% तक डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना बचा, 40. तो मैं कहां तक पहुंच गया, 40 तक. मैं डिसइंटीग्रेट करते 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 मैं 40 तक बचा पहुंच गया, यानी 40 बचे अभी. अब अच्छा ठीक है, करते करते मैं 37 तक परसेंटेज तक पहुंच गया, अभी 37% डिसइंटीग्रेट होना बाकी है. तो वही बोल रहा है कि लैम्बडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इन विच द सब्सटेंस डिकेज टू
डीके होते होते कहाँ तक पहुँच गए, 37% ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी 37%। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 37% अपने डिसइंटीग्रेट कर दिए, इसका मतलब बाकी है ना। वो ग्रामेटिकली इसका मीनिंग बहुत वो आ रहा, डीप मीनिंग आ रहा है ना, कि भाई ये घुमा फिरा के उसने दिया कि भाई आप डिसइंटीग्रेट करते करते कहाँ तक पहुँच गए, 37% तक, यानी अभी 37% होना बाकी है ना। क्या बोल रहे, बोल सकते आपके 63% डिसइंटीग्रेट कर डाले आपने, है ना। आपने क्या कर डाले, 63% डिसइंटीग्रेट कर दिए, वो भी बोल सकते हैं आप। आया समझ में। तो ये है, आपको डीके कांस्टेंट का अगर अलग से क्वेश्चन पूछा तो उसको आपको ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो। चलिए, हो गया ये लिखना आपका डीके कांस्टेंट। अब अगले पार्ट पे जाते हैं हम, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। ये फालतू की आवाज़ें होना नहीं मेरे को, जिसने भी निकाला सुन लो अभी। ठीक है, अब देखो ये आया नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड। एक सिंपल सी बात है, कितना टाइम लगेगा टू डिसइंटीग्रेट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका जब आपके पास पहले मटेरियल था उसमें 100 एटम्स मौजूद थे या 100 न्यूक्लियाई मौजूद थे। अब 100 में से 50 जाने के लिए या 50 न्यूक्लियाई तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे कहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ जैसा। अब 50 हो गए तो अब कितने बचे, 50 बचे। अब 50 का आधा कितना, 25, तो 25 तक डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको कहेंगे अपन नेक्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि सेकंड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो भी होता है, एक किसी भी वक्त आप देखते हैं कि भैया अभी इतनी इतनी क्वांटिटी है, अभी न्यूक्लियाई की इतनी इतनी क्वांटिटी है, अब इसका हाफ ऑफ इट्स वैल्यू को डिसइंटीग्रेट होने को जो टाइम लगेगा उसको कहते हैं आपका हाफ लाइफ पीरियड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, उसको डिफाइन ऐसा कर सकता हूँ, द टाइम रिक्वायर्ड to disintegrate the half of its initial value is called as half lifetime. तोबा, ये एयरप्लेन मोड पे नहीं था।